हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट टाइम हम कर रहे थे रेजोनेंस। तो अभी तक हमने दो तरह के ऑक्सीलेशन पढ़े, फोर्स्ड और रेजोनेंस ऑक्सीलेशन। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। ठीक है, नहीं तो कहीं को पता ही नहीं रहता कि एलसीआर सर्किट एक्चुअल में कौन सा ऑक्सीलेशन है। ठीक है, और जो हम आज का पढ़ेंगे वो कौन सा ऑक्सीलेशन है। ठीक है, तो अभी सिर्फ दो क्लासेज रह गई हैं आपकी एसी की, और ये फोर्थ यूनिट इस वीक में लास्ट में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, कुछ एक एनसीईआरटी क्वेश्चन हम बता रहे हैं इसमें, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। आसान क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं टॉपिक के साथ आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो बता ही देता हूँ। ठीक है, तो आपके लिए थोड़ा सा आसान काम तो हो ही जाता होगा। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ्री एलसी ऑक्सीलेशन। फ्री एलसी ऑक्सीलेशन। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो ये पहले से भी ऐसे ही था। ठीक है, कभी आप सोचो की बार कम कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ इसका आपको क्वालिटेटिव आइडिया बताना है, मतलब क्वांटिटी यूज नहीं करनी है, लेकिन हम दोनों यूज कर रहे होंगे। ठीक है, क्यों यूज कर रहे होंगे? क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन नीट में आया हुआ था, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम इसका क्वांटिटेटिव रूप भी एक बार देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम एलसी ऑक्सीलेशन की तरफ बढ़ते हैं। फ्री एलसी ऑक्सीलेशन। ठीक है, आप पहला केस डाल दीजिए, अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन। अनडैम्प्ड एलसी ऑक्सीलेशन एक्चुअल में सिलेबस में यही है, और इसका भी क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव आइडिया है। डैम्प्ड हम बता देंगे आपको एक दो लाइन में। ठीक है, उसका ज़्यादा यूज नहीं है। देखो, कोई सर्किट हमने लिया ऐसा, इसमें एक स्विच लगा दिया और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दिया। ठीक है, और इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे भी एक स्विच लगा दिया। सी एल, हमें कौन सा ऑक्सीलेशन लेना है? एल और सी। ठीक है, दिस इज K1 एंड दिस इज K2। ओके, ये जो सर्किट है एक ऐसा सर्किट है जहां पे रेजिस्टेंस 0 है। ठीक है, और जब हम डैम्प्ड करेंगे ना, तो चलो बताएंगे बाद में, पहले इसको पढ़ो। क्या है ये? इसमें हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे कि सबसे पहले हमने K2 को क्लोज किया। K2 इज क्लोज्ड। ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट्स चार्जिंग। कैपेसिटर क्या करने लग जाएगा? चार्ज होने लग जाएगा, है ना। इस बैटरी से धीरे धीरे कैपेसिटर क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। ठीक है, एंड देन ओके, तो इसके बाद K1 को हम ओपन रखेंगे। ठीक है, पहले क्या समझ में आ गया आपको कि कैपेसिटर को हम चार्ज करेंगे। देन रिमूव द बैटरी, then remove battery and closed K1। देखो डायग्राम अब कैसा होगा, ये डायग्राम कुछ ऐसा होगा। देखो, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ये एल। ठीक है, क्या किया हमने? देखो अब इसमें एक एलसी सर्किट हमने लिया, उसमें हमने कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए बैटरी लगाई, उसके बाद बैटरी हटा दी, उसके बाद इसको बंद कर दिया। अब सारी एनर्जी यहाँ पे स्टोर है। अब सारी एनर्जी कहाँ पे स्टोर है? यहाँ पे स्टोर है। ठीक है, तो इस डायग्राम को मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, कोई काम नहीं आपने इस डायग्राम का, केवल और केवल किसका काम है? इसका। अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, यहाँ टेंस टू 0 मतलब ये है कि यहाँ पे एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा। ठीक है, नो लॉस ऑफ एनर्जी, तभी तो ये डैम्प्ड अनडैम्प्ड है। अनडैम्प्ड का मतलब जिसका एम्पलीट्यूड चेंज ना हो, और डैम्प्ड का मतलब जिसका एम्पलीट्यूड चेंज हो जाए। ठीक है, तो इसमें हम सर्किट बना रहे होंगे कि
अब मैं स्टेप लिख रहा हूँ, बस वो आप ध्यान से सुनिए। सर्किट आप बनाना चाहे तो मान लेना। एट t इज इक्वल टू 0, किसी टाइम t पे अगर आप एनर्जी देखते हैं, ऑक्सीलेशन का मतलब एनर्जी बताना है, ठीक है, तो UE इज मैक्सिमम एंड UB इज मिनिमम। देखो क्या चीज है, क्या लिखी है, यही चीज समझनी बस। दिस इज कैपेसिटर एनर्जी, कैपेसिटर की एनर्जी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखते हैं। दिस इज इंडक्टर एनर्जी, इंडक्टर की एनर्जी को हम मैग्नेटिक फील्ड में देखते हैं। तो B के लिए मैग्नेटिक फील्ड और E के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। या B इज मैग्नेटोस्टैट्स और E इज इलेक्ट्रोस्टैट्स, ठीक है। एनर्जी क्या क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। UE की जो एनर्जी होगी ना वो होगी Q²/2C, और UB की जो एनर्जी होती है वो अभी तो 0 है ही, अगले केस में आपको बताएंगे। मतलब क्या, देखो आपने पढ़ा था ये लास्ट चैप्टर, मैंने आपको बताया था कि किसी भी इंडक्टर के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होती है, इतनी होती है। किसी भी कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है ना, वो होती है Q²/2C। इसको देखने के लिए आपको फर्स्ट यूनिट में जाना पड़ेगा, वहां पे मैंने ये टॉपिक करवाया हुआ है, आप आराम से देखिए उसको तो आप समझ पाएंगे। उसके बाद देखिए क्या हुआ। अब मैं इसका एक लेवल डायग्राम बना रहा हूं। दिस इज UB एंड दिस इज UE, ठीक है। ये इसकी एनर्जी है और ये इसकी एनर्जी है। यहाँ पे कुछ है नहीं क्योंकि 0 एनर्जी है, और यहाँ पे एनर्जी का लेवल मैक्सिमम है, ठीक है। कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो मैं 3-4 प्रोसेस बताऊंगा, उसके बाद आपको खुद रिपीट करना है इसको, ठीक है। आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे तो ये कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा। कैपेसिटर स्टार्ट्स डिस्चार्ज, क्योंकि बैटरी नहीं है तो कैपेसिटर स्टार्ट्स होना कर जाएगा डिस्चार्ज। कैपेसिटर स्टार्ट्स डिस्चार्ज, डिस्चार्ज होने के बाद एक स्टेज ऐसी आएगी कि दोनों के अंदर एनर्जी आधी आधी होगी, ठीक है। UE कितना होगा Q²/4C, और ये कितना होगा UB Li²/4। समझ गए ना क्या किया हमने। पहली स्टेज में जब हमने देखा तो कैपेसिटर के पास पूरी एनर्जी थी और मैग्नेटिक इंडक्टर के पास कोई एनर्जी नहीं थी। कुछ समय के बाद कैपेसिटर जब डिस्चार्ज हुआ ना, तो कुछ समय के बाद आधी एनर्जी इसके पास रह गई, आधी एनर्जी इसके पास रह गई, ठीक है। तीसरी बात, आफ्टर सम मोर टाइम कैपेसिटर इज कंप्लीटली डिस्चार्ज। कैपेसिटर इज कंप्लीटली डिस्चार्ज। उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा UE तो ये हो जाएगा और UB हो जाएगा। ये एनर्जी लेवल आप पढ़ा हुआ, ठीक है, ठीक है। UB क्या होगा मैक्सिमम, UE क्या होगा। 3 केस समझ में आए आपको, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, समझ गए। उसके बाद क्या होगा देखा। अब फोर्थ केस में हम आते हैं। अब क्या होगा कि ये जो L है ना, L, ये भी एक तरह का इंडक्शन प्रोसेस है। मतलब क्या है, आपने पढ़ा होगा कि इंडक्टर अपने अंदर एक EMF इस तरह इंड्यूस करता है कि वो इसका अपोज करता है। मतलब क्या है कि वो करंट को क्या करना चाहेगा, कम करना चाहेगा अपने अंदर से, एनर्जी को अपने अंदर से क्या कम करना चाहेगा, कम। क्यों करना चाहेगा ये आपको मैं बता चुका हूँ। देखो इंडक्टर का प्रोसेस हमने पढ़ा था, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या था कि करंट अगर बढ़ रहा है, मतलब एनर्जी अगर बढ़ रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो उसके इंड्यूस करने के लिए EMF इस तरह इंड्यूस होगा कि उसका एनर्जी क्या कर देगा, कम कर देगा। वही काम यहाँ पे होगा। ये L अपने अंदर से अपनी एनर्जी को क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है। तो L जब अपनी एनर्जी कम करेगा तो कैपेसिटर दोबारा चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। कैपेसिटर स्टार्ट्स अगेन चार्जिंग।
बट इन अपोजिट साइड, ठीक है, बट इन अपोजिट साइड मतलब क्या है कि अब प्लस क्यू तो ये हो जाएगा और ये क्या होगा माइनस क्यू। अब इस तरह से चार्ज होना स्टार्ट हो, देखो पहले ये इस तरह चार्ज हुआ, इसने इसको एनर्जी देना स्टार्ट किया यहाँ से, तो उसके बाद दोबारा क्या होगा, यू ई और यू बी कितने हो जाएंगे, यू स्क्वायर बाई 4c एल आई स्क्वायर, ठीक है, आधी आधी। और एक टाइम के बाद दोबारा क्या हो जाएगा, कैपेसिटर फिर स्टोर हो जाएगा चार्ज के लिए। तो ये ऑक्सीलेशन इसके अंदर परमानेंट चलता रहता है। मेरी बात समझ में आई ना, ठीक है। ये ऑक्सीलेशन अगर आप पांचों केस लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कैपेसिटर इज कंप्लीटली चार्ज एंड इंडक्टेंस हैज नो एनर्जी, ठीक है। तो यहां से भी दो क्वेश्चन आए हुए निट में, वो बताता हूँ वो क्या क्या है। एक तो पहली चीज ये आई थी कि जो इसका ऑक्सीलेशन ऑफ चार्ज होगा, ठीक है, वो कितना रहेगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेटिंग ऑफ चार्ज, मतलब एक साइकिल कब कंप्लीट होगी, तो एक साइकिल डबल टाइम में कंप्लीट होगी, ये ध्यान रखना। क्यों, देखो पहले या देखो इसको मैं लिख देता हूँ टाइम, ठीक है, ये जो टाइम पीरियड होगा टू टाइम ऑफ ऑक्सीलेटिंग ऑफ चार्ज, ये आप पॉइंट में लिखना बस, ठीक है। तो आप नीचे ये लाइन में लिखेंगे, आप देखेंगे बुक में पढ़ेंगे ना, तो ये ऐसे चलता रहेगा, दिस एलसी ऑक्सीलेशन कंटिन्यूज फॉरएवर, ऐसे चलता रहता है, कभी सी के पास एनर्जी रहेगी, कभी एल के पास एनर्जी रहेगी, ठीक है। ये देखो ये क्या था, ये मैं बताता हूँ आपको, देखो क्या था, देखो पहले चार्ज क्यों था, तो इसने अपना चार्ज पूरा बांट दिया, ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट कर दी, ठीक है। कैसे कि जैसे ये चार्ज इसके अंदर आया तो यहाँ पे प्लस क्यू हो गया ना, और यहाँ पे क्या हो गया माइनस क्यू, इसका मतलब एक पूरी साइकिल ऐसे कंप्लीट हुई, ठीक है। लेकिन हम स्टार्ट कहाँ से चलना स्टार्ट किए थे, ये तो प्लस था और ये माइनस था, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब ऐसी कंडीशन है कि ये प्लस है ये माइनस है, तो जब ये दोबारा इसको स्टोर करना स्टार्ट करेगा तो दोबारा जब ये एनर्जी निकालेगा तो ये वाली साइड तो प्लस हो जाएगी, ये वाली साइड माइनस हो जाएगी। तो कितनी ऑक्सीलेशन कर ली इसने, दो ऑक्सीलेशन, समझ में आया ना, ये पूछा गया था ये, इसलिए मैंने आपको बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बुक में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग वाली बात होती है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो इसमें आप लास्ट काम कर रहे होंगे, अब दैट विल बी ग्राफ। देखो ग्राफ क्या है, देखो एक ग्राफ मैं बना रहा हूं, ये एक लाइन मैंने मान ली टोटल एनर्जी की यू, ठीक है। ये एसएचएम आपने पढ़ा था, एसएचएम वही वाला काम कर रहे हैं भाई हम, ठीक है। स्टार्टिंग में एनर्जी थी यू ई, मतलब ये एक सरफेस है यू की टोटल एनर्जी की ऐसे, और ये यू भी था उस टाइम जीरो था, फिर उसके बाद यू भी बढ़ गया, ठीक है, और यू ई कहाँ आ गया, जीरो पे आ गया, समझ में आया ना। देखो पहले में यू ई क्या था, फुल मैक्सिमम, और यू भी क्या था, जीरो, तो ये ऊपर से स्टार्ट हुआ, ये नीचे स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे यू भी कहाँ आ गया, बीच में आ गया, ये बीच में आ गया, उसके बाद यू ई जीरो हो गया, यू भी मैक्सिमम हो गया, तो ये ग्राफ हमेशा ऐसे चलता रहेगा। समझ में आ गया होगा ना ग्राफ, तो दिस इज कॉल्ड फ्री एलसी ऑक्सीलेशन ग्राफ, ठीक है। तो इसकी क्वांटिटेटिव डिस्कशन मैं आपको एक टॉपिक के थ्रू बता देता हूँ, ठीक है, बाकी है नहीं सिलेबस में, हमने जो जहाँ पे आई थी वो बता देता हूँ आपको, ठीक है। चलो कर लो, कोई बात नहीं, कर लो, ये भी एक अच्छा टॉपिक है, क्वांटिटेटिव डिस्कशन, एनसीईआरटी में से कराते हैं।
क्वांटिटेटिव डिस्कशन है नहीं बिल्कुल, ये वैसे सिलेबस में नहीं है, पहले कभी से ही नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका एक क्वेश्चन नीट में आया था तो मैं आपको बता देता हूँ, चलो ठीक है दोबारा। अभी हमने पढ़ा था टोटल एनर्जी जो थी वो क्या थी, कांस्टेंट थी, ठीक है। टोटल एनर्जी हमने क्या देखी थी, कांस्टेंट देखी थी। एक बार एनर्जी इसमें स्टोर थी, एक बार एनर्जी इसमें स्टोर थी, मतलब एनर्जी क्या थी टोटल कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। तो एनर्जी कांस्टेंट हो गई, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म का इसका जीरो हो जाएगा ना। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2q dq बाई dt अपॉन में 2c, टाइम की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, ठीक है। तो q स्क्वायर का क्या हुआ 2q, और q का क्या हुआ dq, और dt की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, 2c कांस्टेंट है, प्लस 1/2 L 2i di बाई dt हो गया ना, इज इक्वल टू क्या हो गया 0, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। क्या बचेगा q बाई c dq बाई dt, ये एनसीईआरटी में रखा है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये इतना समझने लायक चीज नहीं है, लेकिन इसका रिजल्ट आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या लिया कॉमन, Li कॉमन लिया, ठीक है। देखो इस टर्म को मैं क्या लिखता हूँ, क्यों डी क्यू अपॉन डी टी क्या होता है आई, Li डी आई अपॉन डी टी, Li कॉमन लो आप, Li कॉमन लिया तो यहाँ से देखो क्या बचेगा, क्यू अपॉन में एल सी, प्लस में ये क्या बचेगा डी आई अपॉन में डी टी, इज इक्वल टू क्या बचेगा 0, ठीक है। समझ गया ना। अब क्या किया हमने, इस ये 0 बराबर होगा, तो ये आगे देखो अब क्यू अपॉन में एल सी, प्लस में डी अपॉन में डी टी, और आई को क्या लिखता हूँ, देखो ये 0 हो गया ना, एल और आई तो 0 हो नहीं सकते कभी भी, लेकिन इसको हमने ये वाली टर्म 0 बराबर रख दी, ये क्या होगा डी क्यू अपॉन में डी टी इज इक्वल टू 0। तो ये टर्म क्या हो जाएगी बताइए मुझे, डी टू क्यू अपॉन में डी टी स्क्वायर, प्लस में मुझे बताइए क्या होगा, इस टर्म को मैं लिखता हूँ ओमेगा स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू 0। देखो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन रूट एल सी, ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन एल सी, तो 1 अपॉन एल सी जगह मैंने रखा ओमेगा स्क्वायर। तो ये एक इक्वेशन आ गई किसकी, अनडैम्प्ड की, ठीक है। दिस इज अनडैम्प्ड, ठीक है। अगर यही इक्वेशन डैम्प्ड की होती है, डैम्प्ड की, तो यहाँ पे एक टर्म और ऐड हो जाती, और उस टर्म का नाम था रेजिस्टेंस। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस के कारण ही कुछ हीट का लॉस होता है। देखो रेजिस्टेंस जब सर्किट के अंदर आता है ना, देखो इस सर्किट में हम क्या पढ़ रहे थे कि नो लॉस ऑफ एनर्जी, तो ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। अगर मैं डैम्प्ड की लिखूँ ना, डैम्प्ड की, तो इक्वेशन लिख देता हूँ आपके लिए केवल, ठीक है। बाकी करना नहीं है आपको, ठीक है। रिजल्ट आपको याद रखना है बस, क्योंकि रिजल्ट अभी हम एनालॉग करेंगे। फॉर फ्री डैम्प्ड ऑक्सीलेशन इक्वेशन, ये आप याद रखना बस, और कुछ नहीं, ठीक है। उसमें इक्वेशन जो बनेगी ना वही बनेगी डी टू क्यू अपॉन में डी टी स्क्वायर, प्लस में आर बाई एल डी क्यू बाई डी टी, प्लस में ओमेगा स्क्वायर क्यू, ये बनेगी, ठीक है। तो ये वाली टर्म तो होती है अनडैम्प्ड की, और ये वाली टर्म जो होगी ना वो होगी डैम्प्ड की, ठीक है। इसको याद कर लेना बस आप, ठीक है, क्योंकि ये अपने सिलेबस के अंदर है ही नहीं, तो क्यों करें हमने, ठीक है। यार इसका कोई यूज नहीं है, बात ही है, ठीक है। तो एक जो क्रम बताते हैं वो सुनो, एनालॉग बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैकेनिकल क्वांटिटीज, ये सुनो, ये एक अच्छी चीज है, लास्ट काम है
इस RLC सर्किट का। उसके बाद एक टॉपिक बच जाएगा ट्रांसफॉर्मर। तो ये और समझ ले पा अच्छी तरह से। लास्ट थोड़ा सा आपको बोरिंग काम तो लगा होगा, मुझे पता है, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं ना, लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग काम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देखो मैं आपको एक दो चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ। मैकेनिकल क्वांटिटी की मैं अगर बात करूँ MQ, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्वांटिटी की अगर मैं बात करूँ PQ, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। लास्ट ईयर हमने 11th क्लास में मैकेनिक SHM पढ़ा था ना, SHM वही ऑक्सीडेशन तो कर रहे हैं हम, ठीक है। तो वहां पे आपको थोड़ा सा याद हो, नहीं याद हो अपनी कॉपी उठाना। यही चीज तो देखने लायक होती है कि भाई आप कितने डिसेंट हो, कितने सिंसियर हो, कि आप कितने इसमें डूबे हुए हो कि भाई हाँ भाई करना ही है। लास्ट ईयर हमने SHM के दौरान ये इक्वेशन लिखी थी, आप देखना, और वैसे तो याद भी रहनी चाहिए, ठीक है। और ओमेगा इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमने क्या निकाला था, देखो टाइम पीरियड तो होगा, क्या होगा, ओमेगा तो है 1/√LC, टाइम पीरियड होगा 2π√LC, ठीक है। निकाला है ना, अरे ये निकाला है ना अभी हमने आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में। उसमें क्या था, ये था, आप देख लें 11th की कॉपी में। हम मैकेनिकल क्वांटिटी से ऐड कर रहे हैं, मैकेनिकल मतलब पेंडुलम से, ठीक है। दूसरा वहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था ना, वो देख लेना आप, क्या था, 12kx²। कितना था, 12kx²। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है ना, वो कितना है, Q²/2C। पोटेंशियल एनर्जी, कैपेसिटर की एनर्जी कैसी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। यहां से एक रिजल्ट आया था, वो देखिए, अगर मैं यहाँ पे इक्वेट करूँ इस इक्वेशन को, तो यहां से जो K की वैल्यू है ना, वो कितनी आएगी, 1/C। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, क्या पूछा गया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्वांटिटी और मैकेनिकल क्वांटिटी में आप K को अगर देखेंगे तो K को आप किससे रिलेट करेंगे, तो K को हम किससे रिलेट करेंगे, 1/C से, कैपेसिटेंस की एनर्जी से। समझ में आ गया ना। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, अगला कैसे देखते हैं। अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 12mv²। और ये कितनी थी, Li²/2, ठीक है, मैग्नेटिक एनर्जी। इसको आप एक बार इंप्लाई कीजिए, तो यहाँ पे मास और L में क्या रिलेशन दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं M और L दोनों बराबर है, V और I स्क्वायर में है। तो कंपैरिजन अगर हम देखेंगे ना, तो यहाँ पे मास, स्प्रिंग का मास, और यहाँ पे इंडक्टर की एनर्जी का L, यहाँ पे रेसिप्रोकल है और यहाँ पे सेम, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में, और कब आए थे मैं आपको बता दूंगा, लिख कर रखें, 2011 में, ठीक है। क्या समझ गए आप इन चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ तक अपना काम कंप्लीट होता है रेजोनेंस का, फ्री ऑक्सीडेशन, डैम्प ऑक्सीडेशन। अभी हम सिर्फ एक टॉपिक करते रहेंगे, बस लास्ट वन, ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो आपकी 4 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी, और जो बड़ी बड़ी यूनिट थी वो सारी कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद एक यूनिट बड़ी बचेगी, और सारी बहुत छोटी छोटी यूनिट है, मान के चलो आप 10-10 यूनिट की, 10 दिन की यूनिट है बस। 10 दिन लगेंगे हर यूनिट में, 5वीं हो, 7वीं हो, 8वीं हो, 9वीं हो, ठीक है। मतलब वो काम सारा 1 से 1.5 महीने के बीच का है, और वो यूनिट थोड़ी बड़ी है, 1.5 महीने की, ठीक है। तो ये एक बहुत मेन पोर्शन था 4 यूनिट का, ठीक है। और बहुत ज़्यादा कंपटीशन क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो मैंने आपको बताया भी बहुत ब्रीफली है। आप ये पता नहीं कि आप कितना समझ पाए हैं, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए हैं, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चंस तो आपको खुद ही करने हैं, ठीक है। आप अपने लिए, जैसे स्कूल से आपको जो भी मिलता है मटेरियल, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे ख्याल से
जब मैं गया था तो मैडम कह रही थी कि 5-6 बच्चे हमने वो किए हैं नेट के लिए, IIT के लिए, तो आप अपनी बुक तो ले लें कम से कम, ठीक है? या कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना तो अपना ये टॉपिक तो करना है, पास तो होना है ना, ठीक है? तो आप इसमें अपना ध्यान दोगे, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको कुछ नहीं करना तो, ठीक है? ये करना तो आपके लिए ज़रूरी है, तभी आप पास हो पाएंगे, ठीक है? अच्छे नंबर ले पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए गुड नाइट।